लास्ट क्लास में। यस सर। तो आज हम लोग रियल गैसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा लेक्चर है ये? लेक्चर नंबर बताओ तो। 6 है? 7 है? यस सर। 7। चलो तो रियल गैसेस के बारे में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, रियल गैसेस में जैसे आइडियल गैस में तुम लोग को वहां पे बताए थे कि 2 एजम्पशंस कंसिडर किया जाता है। पहला क्या कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 0 एज्यूम किया जाता है, नेग्लिजिबल। लेकिन यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हम लोग एज्यूम करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे देयर आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। ठीक है, अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज, वहां पे क्या मानते थे हम लोग कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल था। बट यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज सिग्निफिकेंट। मतलब यहाँ पे हम लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं करने वाले हैं। इज सिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। बात समझ में आ रहा है? ये जो Yes, sir. दो एजम्पशंस हम लोग वहां पे कंसिडर कर रहे थे। ठीक है, आइडियल गैस में, वो रियल गैसेस में ये वो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे इन दोनों चीजों को। हाँ, और तीसरा कि अगर ये इन दोनों रूल को फॉलो कर रहा होगा, इन दोनों चीज को अगर कंसिडर करोगे इसमें रियल गैसेस में, तो ऑब्वियसली ये आइडियल गैस के इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट डेविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा होगा। इसके लिए एक अलग सा इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे जिसको वान डेर वाल गैस इक्वेशन बोला जाता है। तो इस केस में पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, इस इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशंस करना होगा जो कि हम लोग वान डेर वाल गैस इक्वेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, जो रियल गैसेस ओबे करता है। ठीक है, अब ये भी तुम लोग को बताए थे कि सेम गैस, ठीक है, सेम गैस, ऐसा कुछ नहीं है कि रियल गैस का एग्जांपल अलग होता है, आइडियल गैस का एग्जांपल अलग होता है। किसी भी सेम गैस को आइडियल और रियल दोनों की तरह बिहेव कराया जा सकता है। फर्क सिर्फ ये है कि कंडीशंस हम लोग चेंज कर देंगे, तो फिर वही सेम गैस जो है रियल की तरह बिहेव करने लगेगा और आइडियल की तरह भी कर सकता है अगर कंडीशंस चेंज करेंगे। तो कंडीशंस क्या क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, यही 3 कंडीशंस होते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी में, हम लोग देख ही चुके हैं। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए उस गैस को अगर हमको आइडियल की तरह बिहेव कराना है और अगर रियल की तरह बिहेव कराना है। तो अगर आइडियल की तरह बिहेव कराना है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? वॉल्यूम, जिस कंटेनर में हम लोग गैस को रखे हैं उस कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ही हाई होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अगर कंटेनर का वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा तो ऑब्वियसली गैस मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स जो होगा वो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कंटेनर है, कंटेनर अभी मान लो ये इतना बड़ा है, ठीक है, और इसमें ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम हाई है तो ऑब्वियसली टोटल जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी का टोटल वॉल्यूम अगर ऐड करोगे तो उस कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यही वॉल्यूम मान लो अगर हम लोग छोटा कर दें, ये वॉल्यूम मान लो ये इतना कर दिए, तब तो गैस तो उतने ही वॉल्यूम में रहेगा ना, गैस मॉलिक्यूल्स तो उतने में स्प्रेड होंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर अगर हम लोग कम कर दिए तो अब क्या होगा? अब गैस मॉलिक्यूल्स को इस छोटे कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उतना ज्यादा उन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है। नेग्लेक्ट करने के लिए भी तो कंसिडरेबल डिफरेंस होना चाहिए ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज है कि अगर हमको आइडियल गैस अगर वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि आसानी से हम लोग
उस टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स को क्या कर दें हम लोग, नेग्लेक्ट कर दें। ठीक है, तो आइडियल गैस के केस में वॉल्यूम हाई होना चाहिए, रियल गैस में वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम लो होना चाहिए। ठीक है, So volume of container ना. हाँ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि जिस कंटेनर में रखते हैं वॉल्यूम तो उस। सेकंड क्या है, पहला तो ये है, ठीक है, वॉल्यूम अगर बहुत ही हाई करोगे तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बताओ। अगर So decrease. हाँ प्रेशर बहुत लो हो जाएगा, वॉल्यूम अगर वेरी हाई है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, वेरी लो। तो आइडियल गैस के केस में प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर शुड बी लो। ठीक है, और यही रियल गैस के केस में क्या होगा, So high pressure. तो प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, प्रेशर शुड बी हाई। चलो, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया प्रेशर के बारे में। अब टेम्परेचर के बारे में बताओ, टेम्परेचर क्या होना चाहिए आइडियल गैस के केस में, टेम्परेचर हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, बोलो। So high होना चाहिए ना. क्यों, Volume high है. वॉल्यूम हाई, चलो देखते हैं, टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, टेम्परेचर इसमें हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा हाई होगा तो टेम्परेचर ज्यादा करने से क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे, समझ में आ रहा है। और गैस Yes sir. मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे से दूर गए तो उसका जितना दूर जाते जाएगा उसके बीच का इंटरेक्शन क्या होते जाएगा, उतना कम होते जाएगा। Yes sir. और जितना कम इंटरेक्शन होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल, अगर इतना डिस्टेंस हो गया कि बिल्कुल नेग्लिजिबल इंटरेक्शन अगर हम लोग एज्यूम करें, तो ऑब्वियसली नेग्लिजिबल इंटरेक्शन एज्यूम करने के लिए डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी तो नेग्लेक्ट कर पाएंगे उसको। और वॉल्यूम, और सॉरी, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होने के लिए क्या होगा, कि उसको इनफ एनर्जी हम लोग उतना सप्लाई करें या उतना हीट कर दें तो आसानी से वो बहुत दूर हो सके। तो इसलिए इस केस में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर शुड बी हाई, ताकि आसानी से हम लोग वो एजम्पशन कंसिडर कर पाए। ठीक है, तो अगर आइडियल गैस में टेम्परेचर हाई होना चाहिए तो रियल गैस में टेम्परेचर क्या होना चाहिए, Low. तो इस केस में टेम्परेचर शुड बी लो। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस हैं कि देखो सेम गैस को आइडियल और रियल दोनों की तरह बिहेव कराया जा सकता है, फर्क सिर्फ इन्हीं तीनों कंडीशंस में। इन तीनों कंडीशंस को अगर हम लोग चेंज कर दें तो उनका नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मतलब इसमें क्या होगा, प्रेशर लो होना चाहिए, वॉल्यूम हाई होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। ये किसमें है, आइडियल गैस के लिए। रियल गैसेस के लिए प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो और वॉल्यूम भी लो। ठीक है, बात समझ में आ गया। यस सर। Yes sir. चलो, तो ये हो गया। अब इसमें एक टर्म आता है, जैसे रियल गैस इक्वेशन पढ़ने से पहले एक टर्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जिसको बोला जाता है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको कि Z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, गैस, ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि गैस के कॉम्प्रेस होने का फैक्टर, मतलब कितने फैक्टर से वो कॉम्प्रेस हो सकता है। अब इसको डिफाइन करते हैं हम लोग Z से। अब देखेंगे इसको कैसे निकाला जाता है, मतलब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है मैथमेटिकली। तो पहले ये चीज लिख देते हैं कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है Z इज इक्वल टू 1 होता है, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस का कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है ये 1 होता है, और रियल गैसेस में कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर विल नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर नॉट इक्वल टू 1 है तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्या, या तो Z तो लेस greater देन than 1, lower. और दूसरा
ग्रेटर देन 1, ठीक है। लेकिन आइडियल गैस के केस में वो इक्वल टू 1 होता है। रियल गैसेस में दो केसेस आ जाएंगे, एक लेस देन 1 वाला और एक ग्रेटर देन 1 वाला। अब यहाँ पे मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला जो होता है Z का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज इक्वल टू PV बाय NRT। इन दोनों का रेशियो होता है प्रेशर वॉल्यूम बाय NRT। तो ये ऐसे साफ साफ दिख रहा होगा कि आइडियल गैस में ये Z इक्वल टू 1 क्यों होता है, क्योंकि आइडियल गैस में PV इक्वल टू NRT होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो वही 1 हो जाएगा। इसको हम लोग मोलर वॉल्यूम के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब Z इज इक्वल टू P, ठीक है। और यहाँ पे चलो इसको RT को इधर रहने देते हैं और V बाय N को एक साथ ले लिए हम लोग, ठीक है। P बाय RT, P बाय RT इंटू V बाय N, ठीक है। अब V बाय N, V हो गया वॉल्यूम और N हो गया नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम मिल जाएगा हमको, मतलब एक मोल का वॉल्यूम, यस सर। ठीक है। तो इसको हम लोग Vm से डिनोट कर रहे हैं। Vm मतलब वो मोलर वॉल्यूम के टर्म में है। तो Z इज इक्वल टू हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PVm बाय RT, ठीक है। मतलब P हो गया प्रेशर, Vm हो गया मोलर वॉल्यूम और R हो गया गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। अब जैसे मान लो, हाँ ये ठीक है, इसको रियल गैसेस के केस में Z कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है ऐसे भी डिटरमाइन किया जाता है। रियल गैसेस के केस में P रियल लेना होगा हमको, P ऑफ रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बाय P आइडियल बाय वॉल्यूम आइडियल, ठीक है। एक दूसरा इसको रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका है, मतलब Z को डिफाइन करने का। एक तो वो PV बाय NRT वो तो है ही, ठीक है, या PVM बाय RT। दूसरा ये एक्चुअली Z जो है वो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, कि रियल गैस बाय आइडियल गैस वो कितना का रेशियो होगा, जो भी रेशियो होगा वही कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ठीक है। मतलब प्रेशर ऑफ रियल गैस बाय वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ आइडियल गैस बाय इनटू प्रेशर ऑफ इनटू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें बहुत सारे कंडीशंस हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक केस अगर ले लें हम लोग, इफ P इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट कर लें दोनों केस में, ठीक है, दोनों के लिए रियल और आइडियल दोनों के लिए अगर प्रेशर कांस्टेंट एज्यूम कर लें तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, PP दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो Z विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल, ठीक है। इसको हम लोग मोलर वॉल्यूम के टर्म में भी कर सकते हैं, Vm ये रियल गैस का बाय Vm ये आइडियल गैस का, दोनों को ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर दिए तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, मोलर वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली इस फॉर्म में हम लोग क्यों ला रहे हैं, क्योंकि STP पे हम लोग जानते हैं एट STP Vm जो होता है आइडियल गैस का जो मोलर वॉल्यूम होता है ये ऑलरेडी हम लोग को पता है क्या होता है, 22.4 STP लीटर। 22.4 लीटर, ठीक है। ये कंडीशन सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो, सिर्फ STP पे होता है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर STP पे हम लोग डिफाइन करना चाहें एट STP तो यहाँ पे Z का वैल्यू क्या आ जाएगा, Vm ऑफ रियल गैस और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, कर सकते हैं यस सर। 22.4, ठीक है। ऑब्वियसली ऊपर वॉल्यूम ही होगा, चलो लीटर ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसमें पहला केस ये लेते हैं, केस 1। केस 1 अगर हम लोग बात करें, ये STP पे ही, ये जो केसेस बना रहे हैं ना, ये केसेस STP के लिए ही वैलिड है, तो STP पे ये केसेस बना रहे हैं। तो अगर रियल गैस का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम अगर रियल गैस का हम लोग 22.4 लीटर अगर ले लें एग्जैक्टली, ठीक है, अगर रियल गैस का भी मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर है STP पे, तो इस केस में Z का क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। 1. और अगर z का वैल्यू 1 हो गया तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये आइडियल गैस की तरह। ठीक है। केस 2 हम लोग ले रहे हैं कि अगर मान लो v मोलर, ये रियल गैस का अगर मोलर वॉल्यूम ये अगर ग्रेटर देन 22.4 लीटर हो गया, ग्रेटर देन 22.4 लीटर, तो इस केस में z का वैल्यू क्या होगा? So greater than 1. ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। और ग्रेटर देन 1 होगा मतलब ये रियल गैस है। ठीक है। और अब ग्रेटर देन अगर 1 है तो इस केस में बताओ कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? ठीक है। रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा या अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा? क्योंकि फोर्सेस जो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मोलर वॉल्यूम हम लोग बात करें, अगर मोलर वॉल्यूम क्या हो रहा है कि Repulsive, sir. 22.4 लीटर से ज्यादा है, तो वो ज्यादा कब होगा? अगर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होता तो वॉल्यूम तो कम होता ना। Yes, sir. तो समझ में आ रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स तो वो तो श्रिंक करेगा उसको, तो उसका मोलर वॉल्यूम और वो कम करेगा। यहाँ पे मोलर वॉल्यूम वो बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बढ़ रहा है तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा? Repulsive. रिपल्सिव फोर्स। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि रिपल्सिव फोर्स, अगर z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब उस केस में कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग हो। ठीक है। और तीसरा केस ले रहा है, ये भी आइडियल सॉरी रियल गैस वाला ही केस है ये। मोलर वॉल्यूम अगर लेस देन 22.4 लीटर है, 22.4 लीटर, तो इस केस में z का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। ये भी रियल गैस है। और इस केस में क्या होगा? कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा बताओ? Attractive force. अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, क्योंकि मोलर वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर से कम है। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग। ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं। तो देखो अगर z इक्वल टू 1 हो गया मतलब वो क्या हो गया? आइडियल गैस। और z नॉट इक्वल टू 1 है मतलब रियल गैस। और नॉट इक्वल टू 1 में दो पॉसिबिलिटी है, आइदर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। और z अगर लेस देन 1 हुआ, दोनों केस में रियल गैस होगा। अगर z लेस देन 1 हुआ तो कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग होगा? अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा। और z अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा? Repulsive. रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट। ठीक है। तो ये कंडीशंस ध्यान रखना क्योंकि इस कंडीशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। ठीक है। और Yes, sir. समझ में आया? कोई Yes, sir. डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट है? No, sir. चलो, तो ये क्लियर हो गया। तब हम लोग रियल गैस इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो रियल गैस में हम लोग जो इक्वेशन फॉलो करेंगे वो है वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। Sir, 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 सिर्फ हम लोग इसमें STP पे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। नहीं, वो कंडीशंस जो 3 कंडीशंस हैं वो एसटीपी वाले कंडीशंस हैं। एसटीपी पे ही नहीं सॉल्व करेंगे, बहुत अदर कंडीशंस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। वो 3 केसेस जो बताए वो एसटीपी के लिए है बस। Yes. चलो, अब हम लोग रियल गैसेस देख रहे हैं। तो रियल गैसेस के केस में हम लोग वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है। वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। तो वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन में क्या है कि देखो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या था? पी आइडियल बाय वी आइडियल, आई से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू एन आर टी। ये था आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है। अब इसमें ये तो रियल गैस तो आइडियल गैस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, उसको ओबे नहीं कर रहा होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? प्रेशर और वॉल्यूम में, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में कुछ करेक्शन किया जाता है। करेक्शन क्या किया जाता है? ठीक है, वो हमको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है। कैसे करेक्शन करते हैं? दो फैक्टर होता है, एक प्रेशर करेक्शन फैक्टर और दूसरा वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। उससे डिराइव होगा रियल गैस इक्वेशन। तो बताओ प्रेशर क्या होगा?
प्रेशर में कुछ ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा? बताओ क्या करना होगा? सो प्रेशर अगर लॉ करना है तो फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब किस गैस में प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, आइडियल के केस में या रियल गैस के केस में? सर रियल गैस, एक सेकंड। रियल गैस में प्रेशर ज्यादा लगेगा। यस सर। कैसे? सर अभी आपने लिखा है ना सर, वॉल्यूम कम रहता है तो इसके कारण सिग्निफिकेंट रिलेटिव वॉल्यूम से कम रहता है, इसके कारण जो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल और ऊपर जो कंटेनर है उसमें ज्यादा होता है। वो तो वहां तो गैस का नेचर हम लोग वो कर रहे थे ना, कि गैस जो है सेम गैस को कैसे वो कंडीशंस डिफरेंट करके वो तो गैसेस को हम लोग एडजस्ट कर रहे थे। वो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ देखो एक्चुअली क्या होता है जब हम लोग प्रेशर की बात करें, ठीक है, प्रेशर की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रेशर एक्चुअली कैसे होता है, कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली जो प्रेशर होता है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करता है तो वो किसकी वजह से प्रेशर होता है? जो गैस मॉलिक्यूल जो है कंटेनर की वॉल से टकराते हैं वहीं से तो प्रेशर डेवलप होता है ना। यस सर। तो हम लोग दोनों केसेस एज्यूम कर रहे हैं, एक रियल गैस का केस और एक आइडियल गैस का केस। तो आइडियल गैस में क्या कर रहा होगा, जैसे मान लो गैस मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के वॉल से टकरा रहा होगा, ठीक है, इधर भी टकरा रहा होगा तो इसकी वजह से प्रेशर अराइज हो रहा होगा। रियल गैसेस के केस में यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ भी ऐसे टकरा रहे होंगे। बट आइडियल गैस में हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल क्या है, ये जीरो। जीरो है, ठीक है। यस सर। तो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल जीरो है, तो ये जितने वेलोसिटी से यहाँ अगर टकरा रहा होगा, इससे मान लो v वेलोसिटी से टकरा रहा होगा यहाँ से, तो इधर तो अगर मान लो ये वाला मॉलिक्यूल इधर से टकरा रहा है तो इसको इधर से तो कोई मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं कर रहा है ना, यहाँ से कोई इंटरेक्शन होगा क्या? नो सर। कोई भी मॉलिक्यूल उसको पीछे से अट्रैक्ट अपनी तरफ तो खींच नहीं रहा है, अट्रैक्ट कहीं से उस पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है क्या? वो तो हम लोग जीरो एज्यूम कर चुके हैं उसमें। तो मान लो वो v वेलोसिटी से टकराने वाला था तो उतनी वेलोसिटी से टकराएगा, ठीक है। वहां पे कोई अदर फोर्सेस वहां पे उसको उसके वेलोसिटी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा होगा। बट यहाँ पे क्या है, रियल गैस के केस में क्या है, जैसे मान लो ये गैस मॉलिक्यूल इधर से ये वाला इधर अगर टकरा रहा है इस वॉल से, ठीक है, इस वॉल को अगर कंसिडर करें तो ये दोनों गैस मॉलिक्यूल मान लो इधर से अगर इससे टकराने जा रहा है, तो अब क्या करेगा, इसके पीछे जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स तो लगेगा ना उसके ऊपर। यस सर। क्योंकि रियल गैसेस में तो हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, इंटरैक्शन तो जीरो एज्यूम नहीं करते हम लोग, इंटरैक्शंस तो कंसिडर कर रहे हैं ना रियल गैसेस में। तो सर मान लो अगर रिपल्सन भी तो वो हो सकता है। हम्म रिपल्सन भी तो हो सकता है क्या रिपल्सन भी हो सकता है? सर, एटम जो गैसेस है उनके बीच में रिपल्सन। रिपल्सन देखो, रिपल्सन एक्चुअली हम लोग रिपल्सन वो डिपेंड करता है, रिपल्सन सारे केसेस में वैलिड नहीं होगा। रिपल्सन एक्चुअली जो हम लोग बात करते हैं गैसेस के केस में, वो या फिर सॉलिड लिक्विड और तीनों फेजेस में अगर कंसिडर किए होगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ही बात करते हैं हम लोग, ठीक है, पढ़े होगे ना एक्चुअली जो यस सर। शुरुआत से। तो जो हम लोग वंडरवॉल। इंटरैक्शन की बात, हाँ, तो वो एक्चुअली इंटरैक्शन क्या है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का इंटरैक्शन है। वंडरवॉल में भी पढ़े होगे तो एक वीक इंटरैक्शन होता है। वीक इंटरैक्शन मतलब क्या है, एक दोनों को अट्रैक्ट करने का है वो, ठीक है। तो एक्चुअली रिपल्सन सारे केसेस में एक सर्टेन कंडीशन है रिपल्सन का, जैसे डोमिनेटिंग वाला फैक्टर बताया है ना, जहाँ पे कि मोलर वॉल्यूम जो है अगर उसका वो भी एसटीपी वाले कंडीशन पे कि अगर मोलर वॉल्यूम जो है एक्सीड कर जाएगा 22.4 लीटर, तो फिर उस केस में हम लोग बोलेंगे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेटिंग होगा, ठीक है। बाकी अदर केसेस में वो तुमको इंटरैक्शन मतलब अट्रैक्टिव इंटरैक्शन ही ज्यादातर एक्ट करता है, उसमें रिपल्सन तुमको स्पेशल केसेस के लिए ही है, ठीक है, जहाँ पे एकदम वो पूरा उस बैरियर को वो क्रॉस कर जाएगा, उतना मैक्सिमम मतलब मोलर वॉल्यूम वो उतना क्रॉस करेगा तभी।
समझ में आ रहा है? तो सारे केसेस में वो तुम रिपल्सन कंसिडर नहीं करना, वो यस एक सर। स्पेशल केस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल रियल गैसेस में क्या था कि जो मॉलिक्यूल एकदम वॉल के बिल्कुल क्लोज है, जो उससे टकराने वाला है, तो वो क्या करेगा अब? वो तो टकराने वाला है, मान लो बी वेलोसिटी से टकराने वाला है, बट पीछे वाले, उसके पीछे जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारा क्या करेगा? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा या नहीं करेगा? इंटरेक्शन तो बिल्कुल होगा ही, उसको अपनी यस तरफ, सर। पीछे वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। तो अगर उसको अपनी तरफ खींच रहा है वो, तो जितने वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करने वाला था वॉल को, अब उतने वेलोसिटी से वो कर पाएगा क्या? नहीं कर बताओ। नो पाएगा। सर। नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियसली अगर वो वेलोसिटी कम हो रहा है स्ट्राइक करने का, तो ऑब्वियसली उसका फोर्स भी कम होगा, है ना? वो जिस यस सर। और वो अगर फोर्स कम होगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं, तो फोर्स ऑब्वियसली अगर कम हो रहा है, वो जितने फोर्स से वो टकराने वाला था, स्ट्राइक करने वाला था, उतने फोर्स से अब स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीछे वाले सारे मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो जिसकी वजह से प्रेशर में क्या आएगा? प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू आइडियल गैस। समझ में आ रहा है? क्योंकि आइडियल गैस में वैसा कोई इंटरेक्शन नहीं था। मान लो वो वी वेलोसिटी से टकरा रहा था, तो उतना वी, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स लग रहा था। लेकिन अब सेकंड रियल गैस जब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो अब वो वेलोसिटी वी नहीं होके उसका वेलोसिटी जो होगा वो आइडियल गैस वाले वेलोसिटी से वो कम हो जाएगा। और वेलोसिटी अगर कम होगा तो ऑब्वियसली उसका फोर्स भी कम होगा, और फोर्स कम होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर एक्सर्ट होना चाहिए था वो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे अगर इसको, रियल गैस को अगर मैच करना है आइडियल गैस इक्वेशन को, तो इसमें क्या करना होगा? प्रेशर हमको ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा रियल गैस वाले वैल्यू में? ऐड करना होगा। ऐड करना होगा, क्योंकि रियल गैस का प्रेशर क्या आ रहा है? वो कम आ रहा है। समझ में आया? तो उसको यस सर। मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे? प्रेशर में मान लो पी रियल ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है? तो ये पी रियल में एक डेल्टा पी का वैल्यू ऐड करना होगा, ताकि ये किसके इक्वल हो जाए? किसके इक्वल हो सके? ये आइडियल। आइडियल गैस के प्रेशर के इक्वल हो सके। बात समझ में आ रहा है? तो ये प्रेशर करेक्शन, ये डेल्टा पी का वैल्यू हमको निकालना है। ये डेल्टा पी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर करेक्शन फैक्टर, ठीक है? वो अभी देखेंगे इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया प्रेशर का। अब दूसरा हम लोग टर्म बात कर रहे हैं वॉल्यूम का। तो अब वॉल्यूम क्या करना होगा बताओ? वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करना होगा या ऐड करना होगा? सर एक्चुअल में ये तुम लोग को बताए थे कि सर इसमें पीवी भी इक्वल, ऐड। हाँ नहीं चलो, पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो वॉल्यूम आता है ना, वो एक्चुअली फ्री वॉल्यूम होता है। ये तुम लोग को बताए भी थे आइडियल गैस वाले केस में, वहां भी बताए थे जब आइडियल गैस इक्वेशन बता रहे थे कि पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो वॉल्यूम होता है ना, वो हम लोग फ्री वॉल्यूम, मतलब कितना वॉल्यूम फ्री है, अवेलेबल है, फ्री फ्री गैस मॉलिक्यूल्स उतने वॉल्यूम में आसानी से मूव कर सके, तो एक्चुअली हम लोग फ्री वॉल्यूम लेते हैं। तो एक्चुअली आइडियल गैस के केस में क्या था? जो कंटेनर था, कंटेनर का जितना वॉल्यूम होता था वही हम लोग फ्री वॉल्यूम एज्यूम कर लेते थे, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स को तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते थे वहां पे। गैस का मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो तो कंसिडर नहीं करते थे वहां पे। तो अगर वो यस सर। कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो फ्री वॉल्यूम कितना हो जाएगा? जितना वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, तो वही फ्री वॉल्यूम हो गया। समझ में आ रहा है? लेकिन रियल गैसेस के केस में क्या होगा? फ्री वॉल्यूम उतना होगा क्या जितना वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है? होगा? नो सर। क्योंकि गैस का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है ना, वो कुछ ना कुछ गैस मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, जिसको अब हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम अगर वो ऑक्युपाई कर रहा है, तो वो अब उसके लिए फ्री थोड़ी ना हुआ। वो उस जगह को छोड़ के बाकी अदर स्पेस उसके लिए फ्री हुआ ना। समझ में आ यस रहा है सर। क्या बोलने का कोशिश कर? मान लो अगर कोई कंटेनर में कोई अगर सामान ही रख देते, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट ही रख देते हम लोग, अगर मान लो कोई कंटेनर के अंदर मान लो कोई डेस्क या फिर कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
कुछ भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ये बॉक्स ही रखा हुआ है, तो सॉलिड बॉक्स है पूरा, तो अब उस बॉक्स के अंदर से गैस मॉलिक्यूल होके निकलेगा क्या? उस बॉक्स के अंदर घुस के निकलेगा क्या गैस मॉलिक्यूल? बताओ। हेलो हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है। चलो, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, जैसे मान लो कोई कंटेनर है, ये इसके अंदर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर ये रख दिए, अब गैस, अब यहाँ पे अगर फ्री वॉल्यूम तुमसे पूछा जाए, तो ये जो बॉक्स है या सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से गैस मॉलिक्यूल घुस के निकलेगा क्या? बताओ। नो सर। नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि वो फ्री नहीं है, उसके अंदर थोड़ी घुस के निकल सकता है। तो गैस के लिए फ्री कितना स्पेस बचा, फ्री जहाँ पे वो आसानी से फ्रीली मूव कर सकता है, तो क्या करोगे, वो फ्री वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग? तो कंटेनर जो का वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम। हाँ, तो वही चीज यहाँ भी कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पे सॉलिड का वॉल्यूम लिए थे, अब ये सॉलिड की जगह पे जस्ट रिप्लेस हो गया किससे? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आ गया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो गैस अपने खुद के वॉल्यूम में थोड़ी घुस के निकलेगा, वो उतना स्पेस तो उसका खुद का है, वो उसमें थोड़ी फ्रीली मूव कर सकता है। वो तो हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, फ्री कितना स्पेस बचा उसके वॉल्यूम के अलावा, कितना बचेगा, तो क्या करना होगा हमको? सर जितना टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम माइनस। हाँ, यस। तो जितना वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है उसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय सारे गैस मॉलिक्यूल्स का जितना टोटल वॉल्यूम है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो फ्री वॉल्यूम हमको मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करना होगा, V है मान लो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, है ना, यस सर। और इसमें हम लोग डेल्टा V, ये जो वॉल्यूम करेक्शन है, ये इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो डेल्टा V अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, या फिर इस V को आइडियल गैस का भी वॉल्यूम ले सकते हो, ले सकते हो ना, क्योंकि आइडियल गैस में तो जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है वही तो हम लोग V लेते हैं, फ्री वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये P रियल प्लस डेल्टा P, ये प्रेशर करेक्शन फैक्टर है, और यहाँ पे वॉल्यूम V हो गया वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस डेल्टा V, अब ये इक्वल टू nRT है। तब यहाँ पे डेल्टा P क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू प्रेशर करेक्शन फैक्टर, और डेल्टा V क्या हो गया, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। बात समझ में आया? ठीक है, हेलो, Yes, यस सर। चलो yes, अब sir. इतना बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, ये भी लिख ही देते हैं तुम लोगों को। हाँ, P आइडियल जो होता है दैट विल बी इक्वल टू P रियल प्लस डेल्टा P, है ना। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रियल गैस क्या लिखोगे, V रियल इज इक्वल टू V आइडियल माइनस डेल्टा V। ठीक है, ये दोनों कंडीशन समझ में आया? यस सर। चलो, अब इन दोनों का वैल्यूज हम लोग निकाल रहे हैं, एक्चुअली उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, डेल्टा P का वैल्यू कितना होगा और डेल्टा V का वैल्यू कितना होगा, तभी वंडरवाल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। तो अब दोनों का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर करेक्शन फैक्टर में आते हैं, तो डेल्टा P, तो डेल्टा P जो है तो फैक्टर पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, डायरेक्ट बता दिया जाता है लेकिन बता रहे तुम लोग को कैसे आता है वो, तो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्राइक करेगा, प्रेशर का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? डेल्टा P एक्चुअली है क्या, प्रेशर ही है ना। हेलो, Yes, sir. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा स्ट्राइक करेगा पर यूनिट वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली क्या होगा, डेल्टा P का वैल्यू बढ़ेगा,
बढ़ेगा ना प्रेशर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा स्ट्राइक करेगा। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और पर यूनिट वॉल्यूम v से डिवाइड कर दिए। तो पहला तो ये फैक्टर होता है। दूसरा होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द वॉल, ये भी है कि जितना पहला फैक्टर क्या था कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो स्ट्राइक कर सकता है। समझ में आया? मान लो अगर 20 ही मॉलिक्यूल है तो 20 में से मान लो 5 जाके स्ट्राइक कर रहा है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है, 5/20। लेकिन अगर मान लो 20 के जगह हम लोग 100 मॉलिक्यूल्स अगर कर दें, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ा दिए तो प्रोबेबिलिटी जो है स्ट्राइक करने का वॉल का वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा? सब बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो वही चीज है। तो पहला तो वही है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा होगा पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो प्रेशर का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। दूसरा होता है सेकंड कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा है तो वो स्ट्राइक करने का प्रोबेबिलिटी भी तो ज्यादा होना चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना स्ट्राइक कर रहा है, मान लो अगर 100 मॉलिक्यूल है उसमें 10 ही स्ट्राइक कर रहा है, और दूसरे केस में 100 मॉलिक्यूल में 20 या 25 स्ट्राइक कर रहा है। तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा वॉल को, प्रेशर का वैल्यू क्या होगा उतना ज्यादा होगा। तो ये दो फैक्टर दोनों को कंबाइन अगर करें हम लोग तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v और इनटू n/v। ठीक है, तो इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, n²/v² हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन, इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी गेट अ कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज a into n²/v²। The pressure correction factor comes out to be delta P is equal to A into n²/v², where A is equal to van der Waals constant. A is van der Waals constant। ठीक है, तो ये हुआ प्रेशर करेक्शन फैक्टर का वैल्यू। बात समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि ये जो A है ना ये किसकी वजह से राइज हो रहा है, प्रेशर से रिलेटेड है। प्रेशर रियल गया वो किसकी वजह से हुआ था, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही प्रेशर कम हुआ था ना। यस तो सर। A वाला जो फैक्ट करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, फैक्टर ऑफ ए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। और अगर ए का यूनिट पूछा जाए, यूनिट ऑफ ए, तो कैसे निकाल सकते हो यूनिट ऑफ ए, यहाँ से पुट कर सकते हो डेल्टा पी इज इक्वल टू ए इंटू n²/v²। तो यहाँ पे ए का यूनिट क्या होगा, डेल्टा पी तो प्रेशर है तो उसका यूनिट तो एटीएम होगा, है ना। और यस। इंटू इंटू v² करोगे तो v वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का स्क्वायर मतलब लीटर का स्क्वायर, बाय n क्या है, मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स भी रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है दोनों। ठीक है, तो उसको मोल्स के टर्म से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बाय n कर दोगे तो बाय क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए का यूनिट हो गया। समझ में आया? यस सर। तो वैन डर वाल कांस्टेंट ए जो है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ए या ए जो है एक ऐसा सिग्निफिकेंस भी पूछा जाता है कि वैन डर वाल कांस्टेंट, दो कांस्टेंट होते हैं, ए हो गया और दूसरा बी होता है। तो ये सिग्निफिकेंस होता है कि वैन डर वाल कांस्टेंट ए क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, वैन डर वाल कांस्टेंट ए वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन को या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो डिनोट कर रहा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा
वंडरवाल कांस्टेंट ए का वैल्यू जो होगा उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ये 4 गैसेस तुम लोग को दे रहा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। इसमें ए कंपेयर करना है, किसके लिए ए ज्यादा होगा, ए का वैल्यू का ऑर्डर क्या होगा बताओ, बता सकते हो? सर एक सेकंड। सर इफेक्टिव हम्म, बताओ। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली ये तुम लोग को इसमें भी पढ़े होगे तुम लोग, केमिकल सर बॉन्डिंग में। इफेक्टिव नहीं। ये जो वंडरवाल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। ठीक है, मोलर मास जितना ज्यादा होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। वंडरवाल फोर्स जो होता है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा, उसका वंडरवाल फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। अगर मान लो कुछ ऐसा सब्सटेंस दे दिया जिसमें कि तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया, आइसोमर्स टाइप के, आइसोमर्स में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना। आइसोमर। यस सर। आइसोबार। सर सर हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है सर। अचानक आ रहा है। कट गया। अरे यार, ये दूसरा स्मार्ट प्रेप कहाँ से आ गया? होस्ट कौन बन गया जी? विवेक, होस्ट शिफ्ट करो। चलो, स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। अभी? यस सर, दिख रहा है। अब दिख रहा है सर। हाँ, तो यहाँ पे बात कर रहे थे। हाँ, वंडरवाल फोर्स ये तो सुन लियो ना, वंडर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। और मान लो आइसोमर्स के केस में मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम रहा तो फिर सरफेस एरिया देखते हैं। सरफेस एरिया मतलब जितना ज्यादा सरफेस, मतलब स्प्रेड आउट जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल, उसका वंडरवाल फोर्स उतना ज्यादा होगा। और जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा, मतलब जितना सरफेस एरिया उसका कम होगा, तो सरफेस एरिया कम होने का मतलब उसका वंडरवाल फोर्स भी कम होगा।
तो सरफेस एरिया कम कैसे हो सकता है? ज्यादा ब्रांचिंग अगर हो जाएगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया अगर कम हो गया तो उसका वंडरवाल फोर्स भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सरफेस एरिया यहाँ तो डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट से ही पता कर लोगे, है ना? तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका होगा? सर क्रिप्टन। क्रिप्टन का। तो वंडरवाल फोर्स का वैल्यू में सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? क्रिप्टन का। तो ए का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवाल फोर्स ही होता है। तो जितना ज्यादा वंडरवाल फोर्स, ए का वैल्यू भी उतना ज्यादा। तो ऐसे सर कंपेयर आइसोमर्स करते के केस में कैसे कंपेयर करेंगे? हैं सरफेस एरिया से बताए तो, यस मतलब सर्फ जितना फैला हुआ मॉलिक्यूल होगा, मतलब जितना कम ब्रांचिंग होगा, मॉलिक्यूल जितना स्प्रेड आउट होगा। सर समझ में आइसोस्टोन आ- होता है ना? क्या सर क्या बोल रहे आइसोमर्स हैं? तो क्या है आइसोमर्स? सर साइज से रिलेट कर सकते हैं। साइज जिसका ज्यादा बड़ा होगा तो उसका सरफेस एरिया बड़ा होगा। नहीं, आइसोमर्स की बात कर रहे हैं हम। आइसोमर्स में साइज, साइज मतलब क्या हुआ? सरफेस एरिया से हम लोग बात कर रहे हैं। सरफेस एरिया जितना ज्यादा फैला हुआ मॉलिक्यूल होगा, जितना ज्यादा स्प्रेड आउट मॉलिक्यूल होगा, तो उसका ज्यादा चांसेस है कि वो इंटरेक्शन ज्यादा कर सकता है। तो इंटरेक्शन अगर ज्यादा कर सकता है तो क्या होगा? सरफेस एरिया अगर इंटरेक्शन ज्यादा होगा, और इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो अंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा ब्रांचिंग अगर निकल जाएगा, तो ब्रांचिंग निकलने से क्या होगा? उसका सरफेस एरिया कम हो गया। तो सरफेस एरिया कम मतलब वो कम मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट में होगा, तो इसलिए उसका वंडरवॉल फोर्स भी कम हो जाता है। और इसको बॉइलिंग पॉइंट से भी रिलेट करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका कम हो जाएगा। ठीक है। सर हाँ, सरफेस एरिया वाला क्लियर नहीं हुआ सर। किसी मॉलिक्यूल में लेंगे सर, अगर उसका एटॉमिसिटी अगर ज्यादा होगा तो उस पर डिपेंड करेगा। यार एटॉमिसिटी जैसे मान लो पेंटेन है, पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं ना, यस सर। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। यस तो नॉर्मल पेंटेन में क्या होता है? ये है। आइसोपेंटेन में क्या है? ये है। और नियोपेंटेन क्या है? ये है। यही है ना? अब यस सर। पेंटेन है तो C5H12, सबका फॉर्मूला तो सेम ही है। यस सर। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करना है, तो यहाँ पे कैसे कंपेयर करेंगे? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से। तो देख लो, सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? सर पेंटेन का, नॉर्मल पेंटेन का। नॉर्मल पेंटेन का। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा स्प्रेड आउट होगा, तो वो ज्यादा इंटरेक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? उसका फोर्स ज्यादा होगा, वंडरवॉल फोर्स। तो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया सबसे कम है, मतलब जितना ज्यादा ब्रांच उसमें निकलते जाएगा ना, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वंडरवॉल फोर्स का वैल्यू भी कम होगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, क्लियर है ना अब? तो यहाँ पे तो वैसा सरफेस एरिया वाली कोई बात नहीं हुआ। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग मॉलिक्यूलर वेट से भी, पहला हुआ मॉलिक्यूलर वेट ही देखोगे। मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम हुआ तब फिर सरफेस एरिया में जाना है। ठीक है। दूसरा, अगर ये हम पूछें H2 और NH3, इन दोनों में अगर वंडरवॉल कांस्टेंट A कंपेयर करना है, किसका ज्यादा होगा? H2 का या NH3 का? NH3 का होना चाहिए सर, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा। अरे यार, मॉलिक्यूलर वेट सब जगह मॉलिक्यूलर वेट ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट तुम अप्लाई करो जहां पे सेम टाइप के फोर्सेस होंगे। सारे नोबल गैसेस में क्या थे? सेम टाइप के फोर्सेस एक्ट कर रहे थे। यहाँ पे H2 तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो यस दो H2 के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? इंटरेक्शन क्या होगा? बिल्कुल जीरो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होगा, बहुत ही कम होगा, है ना? लेकिन NH3 क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है ना। यस NH3 सर। एक पोलर कंपाउंड है। तो पोलर कंपाउंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से तो दो, या फिर
NH3 जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे तो ऑब्वियसली इसमें जो इंटरेक्शन होगा वो H2 वाले मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से तो ज्यादा ही होगा ना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है और ये एक पोलर कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली जो पोलर कंपाउंड होगा उसमें इंटरेक्शन क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा वो इंटरेक्ट कर पाएंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। और इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ए का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा या कम? सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, तो यहाँ पे NH3 का वैल्यू ए का ज्यादा है एज कम्पेयर टू H2। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी दिया रह सकता है। ठीक है, ये 3-4 गैसेस अगर दे देंगे तुमको तो वहाँ पे तुमको कंपेयर करना है, ए का वैल्यू कैसे कंपेयर करना है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, वंडरवाल फोर्स हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, तो वंडरवाल फोर्स जितना ज्यादा होगा ए का वैल्यू भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, सर तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी म्यू। हाँ, जितना ज्यादा पोलर होगा तो इंटरेक्शन भी तो उतना ज्यादा होगा ना, इंटरेक्शन फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और वो फोर्स वंडरवाल फोर्स का वैल्यू जितना ज्यादा हुआ, गैस कांस्टेंट ए सॉरी वंडरवाल कांस्टेंट ए भी उतना ज्यादा होगा। ये तो पहला हो गया प्रेशर करेक्शन फैक्टर। सेकंड जो करेक्शन था कौन सा था, वॉल्यूम करेक्शन। सर हाँ, सर N2O और CO2 का सर दोनों का मोलिकुलर वेट सेम है, तो सर उसमें कैसे कंपेयर करेंगे? और पोलैरिटी से देख लो ना, उसका निकाल लेना, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लोगे, डाइपोल मोमेंट। CO2 जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वो केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट निकालने बताया गया होगा ना डायरेक्शन से। यस सर। CO2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और N2O का निकाल लेना। N2O का डाइपोल मोमेंट अगर 0 आ रहा है तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है मतलब पोलर हो गया। बताया गया होगा ना, डाइपोल मोमेंट वाला हुआ है या नहीं अभी तक? सर डाइपोल मोमेंट हो गया, लेकिन वो उसमें सिर्फ एक सेंट्रल तो एटम रहता है। देख लेना तो डाइपोल मोमेंट वो तो डायरेक्शन से हम लोग पता करते हैं ना, डायरेक्शन का ओवरऑल निकालते हैं, ओवर रिजल्टेंट निकालते हैं। वो तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर की तरह होता है, तो उसका रिजल्टेंट अगर नेट वैल्यू आ रहा है, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, सारे डाइपोल कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब वो पोलर है। CO2 नॉन पोलर हो जाता है क्योंकि उसके डाइपोल कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस सर। हाइब्रिडाइजेशन शेप से रिलेट करके हम लोग करते हैं। CO2 का शेप लीनियर होता है ना, CO2 ऐसे लीनियर है, यस सर। तो इसका एक इधर की तरफ जाएगा, एक इधर, दोनों 180 डिग्री पे, तो ये तो कैंसिल, म्यू का वैल्यू क्या हो गया इसके लिए, 0 हो गया, ये तो नॉन पोलर हो गया। ठीक है, तो सर जरूरी नहीं इसमें है कि अलग अलग एटम्स होंगे तो वो पोलर ही होगा। वो पोलैरिटी कैसे डिटरमाइन होता है, उसके डाइपोल मोमेंट से डिटरमाइन होता है। यस सर। तो जरूरी नहीं है कि हेट्रो एटम अगर है, अलग अलग एटम्स हैं तो वो ऑब्वियसली वो पोलर ही मॉलिक्यूल होगा, दैट इज नॉट नेसेसरी। पोलैरिटी डिपेंड्स ऑन डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यस सर। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन से हम लोग पता करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे होगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन शेप, एग्जैक्ट शेप हमको लिखना होगा, उसके बाद हमको कैंसिल आउट करना होगा सारे वेक्टर्स। ठीक है, जो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ एरो दिखाते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी रोल होता है इसमें। तो वो सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो वो हो गया प्रेशर करेक्शन। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर पे। तो वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर डेल्टा V, तो ये कैसे निकालेंगे वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, ये एक्चुअली हम लोग फ्री वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो व्हाट विल बी द फ्री वॉल्यूम,
फ्री वॉल्यूम कितना हो जाएगा, that is equal to V माइनस ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है V माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। जो एक्सक्लूड करना है हमको वॉल्यूम, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एक्चुअली जिसको डेल्टा V बोले थे हम लोग, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम एक मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली एक मॉलिक्यूल जो है, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका रेडियस r है। तो यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में है, ये कुछ ये इस तरह से लिखते हैं, ऐसे जूम कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली एक मॉलिक्यूल जो है ना, एक मॉलिक्यूल को फ्रीली मूव करने के लिए कितना स्पेस चाहिए, अगर ये फ्री घूम रहा होगा, ठीक है, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा तो इसको एक्चुअली एक मॉलिक्यूल को कितना स्पेस चाहिए। तो ये एक्चुअली दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है इससे अटैच्ड अगर एज्यूम करें हम लोग, तो इसका जो ये वाला पोर्शन होगा ना, ये पूरा, ये जो पूरा ऐसे निकालेंगे तो एक्चुअली हम लोग ऐसे, ये पूरा ऐसे बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये होता है, अगर एक मॉलिक्यूल के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं तो उसको कितना फ्री स्पेस चाहिए फ्रीली वो मूव करने के लिए। तो ये इसका दूसरा वाला जो एटम अगर इसके साथ अटैच्ड होगा वैसा अगर एज्यूम करें, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके इन दोनों रेडियस को ज्वाइन करते हुए वो जो पूरा वॉल्यूम आएगा ना, वो पूरा वॉल्यूम होगा दो मॉलिक्यूल मिला के, मतलब दो मॉलिक्यूल मिला के हमको इतना वॉल्यूम एक्सक्लूड करना होगा दोनों मॉलिक्यूल के लिए। बात समझ में आ रहा है? ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकल रहा है, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम किसके लिए निकल रहा है, पर टू मॉलिक्यूल, पर टू मॉलिक्यूल के लिए, मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल को मिला के दो मॉलिक्यूल के लिए हमको ये जो साइडेड डॉटेड जो सर्कल आया, डॉटेड स्फीयर जो बना है, इतना वॉल्यूम हमको एक्सक्लूड करना होगा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये किसके लिए निकाल रहे हैं, पर टू मॉलिक्यूल के लिए। तो ये कितना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो जाएगा बताओ तो, पर टू मॉलिक्यूल। इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ये जो डॉटेड पोर्शन है कैसे निकालोगे? सर r प्लस 2r करके उसका वॉल्यूम निकाल के और एक सिंगल r से उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे। 4/3 पाई वॉल्यूम माइनस क्यों करेंगे? अरे अब रेडियस कितना हो गया, 2r हो गया ना, r और r, तो Yes, 4/3 पाई 2r का क्यूब कर दोगे, यही तो है। हेलो हेलो हेलो, यस सर। ठीक है, 4/3 पाई 2r का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देख लो कैलकुलेट करके, 8 इंटू 4/3 पाई r का क्यूब। ये तो पर टू मॉलिक्यूल है। अब पर मॉलिक्यूल अगर निकालना है हमको तो 2 से डिवाइड कर देंगे, पर मॉलिक्यूल है ना। तो एक मॉलिक्यूल के लिए निकालने के लिए क्या करोगे, बाय 2 कर दोगे। तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r, 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब यही अगर तुमसे पूछा जाए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल गैस, अब इसी चीज को अगर अप्लाई कर दें हम लोग 1 मोल के लिए,
कितना हो जाएगा? तो सर मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे Na इंटू 4/4/3 पाई आर क्यूब, और इसी वैल्यू को बोला जाता है बी। ये जो वंडरवॉल कांस्टेंट बी होता है ना, एक्सक्लूडेड, हमको 1 मोल के लिए कितना एक्सक्लूड करना है वॉल्यूम, तो उसी को ये पूरा जो वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू दैट इज इक्वल टू बी बोला जाता है, वंडरवॉल कांस्टेंट बी। तो अगर n मोल के लिए हम लोग निकालें, फॉर n मोल गैस, n मोल गैस के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना लिख सकते हैं हम लोग, बताओ? सो n इंटू 4/3 n इंटू बी। ठीक, अब सिंपली हम लोग बी यूज कर लेंगे। वो पूरा वैल्यू जो है वो बी के बराबर है 1 मोल का जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, और अगर n मोल के लिए निकालना है तो n इंटू बी होगा। तो ये डेल्टा वी जो फॉर n मोल क्या हो गया, n मोल के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना हो गया, n इंटू बी हो गया। बात समझ में आया? यस सर। पूरा तो कांस्टेंट ही है ना वहाँ पे, रेडियस जो होगा एटम का वो कांस्टेंट होगा, n एवोगाड्रो नंबर है वो कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग वंडरवॉल कांस्टेंट बी से रिप्लेस कर दिए। बी जो है यहाँ पे लिख लेना वंडरवॉल्स कांस्टेंट है, वंडरवॉल्स गैस कांस्टेंट। ठीक है, और बी जो है ना ये किसकी वजह से आ रहा है, जैसे ए वहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था। अब बी जो है ये किसकी वजह से है, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइज फैक्टर को। कौन से फैक्टर से ये राइज हो रहा है, मॉलिक्यूल के साइज फैक्टर से ये राइज हो रहा है ना ये, यस सर। तो इसको बी को बोलेंगे कि ये रिप्रेजेंट्स द साइज फैक्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये साइज फैक्टर से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे देखो, अब दोनों का वैल्यू आ गया, यूनिट ऑफ बी अगर निकालना है तो यूनिट ऑफ बी कितना हो जाएगा, लीटर पर मोल। मोल। ठीक है, ये बी का यूनिट हो गया लीटर पर मोल। अब यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन मॉडिफाई हुआ था, P प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा V दैट इज इक्वल टू nRT। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जो वैल्यू आया वो पुट करो, प्रेशर करेक्शन डेल्टा P का भी वैल्यू आ चुका है और वॉल्यूम करेक्शन डेल्टा V का भी आ चुका है, तो यहाँ पे पुट करोगे, ये P प्लस डेल्टा P की जगह क्या हो गया, n स्क्वायर A बाई वी स्क्वायर, यही था ना, और ये V माइनस एन बी, यही होगा, बताओ? यस सर। तो ये पूरा हो गया, इसी को बोला जाता है वो क्या इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन। यहीं पे देख लो, अगर इसको A को अगर 0 पुट कर दो और B को अगर 0 पुट कर दो, तो ये देखो तो PV इक्वल टू nRT हो जाएगा। यस सर। गैस इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन का एक स्पेशल केस है, जब हम लोग इंटरैक्शन बिल्कुल 0 पुट कर दें और मॉलिक्यूल का साइज फैक्टर भी अगर नेग्लेक्ट कर दें, तो वो गैस किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, आइडियल गैस। आइडियल गैस की तरह। ठीक है, तो एक्चुअल में यही गैस होता है, मतलब जो रियल, जो नॉर्मली गैसेस होते हैं वो आइडियल तो होता नहीं है आइडियल कंडीशन में, तो ये इसको भी करता है। आइडियल गैस जो है एक स्पेशल केस है जहाँ पे इंटरैक्शन, तो ये दो एजम्पशन जो कंसिडर करोगे, इंटरैक्शन 0 और मॉलिक्यूल का साइज फैक्टर 0, तो फिर वो आइडियल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वो तो हो गया रियल गैस का इक्वेशन। उस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, देखो P प्लस, उसको हम लोग A बाय V बाय n का होल स्क्वायर कर सकते हैं, देखो तो बोलो। यस सर। वही चीज है, हम लोग ऐसे रीअरेंज करके लिख रहे हैं, और इधर क्या लिखेंगे, इधर हम लोग V बाय n माइनस बी,
इक्वल टू RT, मतलब n जो था ना उधर का इधर ला के डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? सर आ रहा। देख ले एक बार फिर से लिखते हैं। अरे ये है P प्लस A बाय, इसको तो हम लोग लिख दिए V बाय N का होल स्क्वायर, क्योंकि N स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो बात तो वही हो गया। ठीक है, ये हो गया। और उधर का n जो था ना, n को इधर ले आए तो ये इससे डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे V बाय N हो गया। और ये NB जो था ये तो ऑलरेडी उसका NN कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा। और इधर क्या बचा? RT बचा। ठीक है, यस सर। अब V बाय N को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? V बाय N को रिप्लेस कर सकते हैं मोलर वॉल्यूम Vm मोलर से। वॉल्यूम। तो वहाँ यही चीज हम लोग यहाँ पे पुट करना चाह रहे थे, P प्लस A बाय, ये हो गया Vm का स्क्वायर, है ना, और यहाँ हो गया Vm माइनस B इक्वल टू RT। तो ये भी एक आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी रियल गैस इक्वेशन है। इस फॉर्म में भी हम लोग याद रख सकते हैं, ये मोलर वॉल्यूम के टर्म में और वो नॉर्मल वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, देख लो एक बार। क्या समझ आया कि नहीं, कैसे निकाले? ये सर ए का वैल्यू क्या लेंगे सर? ए तो कांस्टेंट है। नहीं नहीं, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ए का वैल्यू जो है वो तो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा ना, हर गैस के लिए सेम थोड़ी होगा। यस सर। तो तुमको दिया रहेगा, वो तो वैल्यू कोई फिक्स, वो तो डिपेंड करता है ना कि कितना ज्यादा फोर्स है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो वही अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा ए का वैल्यू। तो अगर ऐसे कंपेयर करने तुमसे पूछा जाए तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। ऐसे सिंपली तुमको मॉलिक्यूल में कंपेयर करने तुमको पूछा जा सकता है, तो ऑब्वियसली उसका तुम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर कर लोगे तो एक कंपैरिजन हो ही जाएगा, उसके लिए वैल्यू का जरूरत थोड़ी है। यस सर। तो ये हो गया रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, रियल गैस इक्वेशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में से रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ग्राफ वाला और किस टाइप का प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज ये रियल गैस इक्वेशन कैसे डिराइव किए हम लोग, दो टर्म आए, एक प्रेशर करेक्शन फैक्टर और दूसरा वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। ठीक है, दोनों का वैल्यू कैसे निकाले वो देख लो एक बार देख लेना। रियल गैसेस के क्वेश्चंस जो हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, Yes, sir. यस सर। देख लो। तो तुम लोग का अगला क्लास है पहले या दिवाली से पहले या बाद ही है? पहले है सर शायद। तो दिवाली मना रहे हो कि नहीं तुम लोग? मनाएंगे ही। मनाएंगे ही। चलो 14th को है ना दिवाली? यस सर। हम्म, तो स्कूल खुलेगा तुम लोगों का? स्कूल कोचिंग कुछ खुलने का चांस है? छठ बाद छठ के बाद खुल रहा है? चांस है, फिक्स नहीं है। अच्छा, स्कूल वाले टीचर नहीं बता रहे हैं कुछ? स्कूल वाले सर ही तो बोले कि छठ के बाद थोड़ा बहुत चांस है खुलने का। नहीं खुले थोड़ा? श्योर नहीं है, उनका भी एक प्रिडिक्शन है बस। तो खोलेगा तो अब तो खोल ही देना चाहिए यार, अब फालतू का बंद करके कोई फायदा है नहीं। सर सब कुछ तो खुल ही गया बस स्कूल को छोड़ के।
तो और क्या, बाकी सारा चीज हो ही रहा है। यहाँ बिहार में इलेक्शन हो रहा है, इतना रैली पे रैली हो रहा यस है। सर, रैली के बाद में पूरा न्यूज़ में क्या क्या बोल रहे हो? सर स्टडी को छोड़ के बाकी हर चीज। हाँ तो अब तो खोल ही देना चाहिए, फालतू का बंद करके रखा है। तो वेट एंड वॉच कर रहा है कि कुछ तो होगा, दिवाली छठ के बाद खुल ही जाएगा, मोस्टली सारे स्टेट्स में आ ही जाएगा। झारखंड सरकार बेकार ही है, कुछ करता ही नहीं, खोजता है। तो और बना दो तुम लोग, क्यों वोट दिए हो? कहाँ दिए हैं? तो घर वाले सर दिए होंगे रूरल ना। साइड से उसको ज्यादा वोट मिल गया। हो गए हेमंत सोरेन को तो क्या ढूंढोगे? चलो देखो क्या होता है। ठीक है, चलो तब अपना करो आगे, नेक्स्ट क्लास में से क्वेश्चंस सर कराते हैं होमवर्क इसका। थैंक यू सर। इस थैंक यू करके सर। रखो, जितना पिछला वाला दिए थे वही करो, क्योंकि इसका क्वेश्चंस हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेटिव वाला पार्ट नहीं आएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। सर हमको ठीक, डाउट क्लास लेना है सर। क्या डाउट क्लास लेना है? सर वो सॉरी का वेव इक्वेशन उतना अच्छा से समझ में नहीं आता सर, अभी बन नहीं रहा है उसका क्वेश्चन अच्छा से, तो तो उसी का। वो समझ भी नहीं आएगा। नहीं सर, तो एक बार आप फिर से उसको बता दीजिएगा तो सर, उसी लिए बैकअप ले रहे थे, अगर दे दीजिएगा आप तो। बैकअप मतलब ठीक, डाउट क्लास। ठीक है, देख लेंगे किसी दिन, बता देंगे टाइम। ठीक है सर। ठीक, चलो थैंक यू फिर, सर। चलो थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।